हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चैप्टर लॉज ऑफ मोशन आपका चला हुआ है। आज इस चैप्टर में हम लेक्चर नंबर 3 पे पहुंचे हैं। तो आज शुरू करते हैं लॉज ऑफ मोशन। इससे पहले हम इनर्शिया को डिस्कस कर चुके हैं, इसका इंट्रोडक्शन हम पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हैं। अगर आप रेगुलरली काम करोगे और वीडियो को कंप्लीट एक पर्टिकुलर वे में या सीक्वेंस में देखोगे, यानी ऐसा नहीं है कि 10 मिनट देख लिया फिर बीच में बंद कर दिया फिर और कुछ करने लग गए फिर 20 मिनट देख लिया, ऐसे नहीं। जितना वीडियो है आप बिल्कुल शांत उसको अपना हेडफोन लगा के फ़ोन को सामने लेके और लगातार पूरे वीडियो को आप देख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद उसके बारे में कुछ सोचिए, फिर आप 10, 15, 20 मिनट का ब्रेक लीजिए, चाहे तो आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं है। उसके बाद फिर दोबारा से फ़ोन को हाथ में लेके बैठ जाइए, वीडियो को चला लीजिए। टॉपिक का नाम आया, फेयर नोटबुक में नोट कर लिया। इसमें लिखना क्या है, कुछ आपको पहले का याद होगा, कुछ आप फिर दोबारा सुनोगे, आप नोट करते जाइए। 100% सभी को समझ में आएगा, इस चीज़ की गारंटी है। अगर कंसंट्रेशन से वीडियो को देखोगे तो सभी को समझ में आएगा। अब बात आती है बुक की। बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि सर बुक में चैप्टर कौन सा है, बुक में ये मिल नहीं रहा। तो बुक में चाहे आपकी कोई भी बुक हो, यूनिट नंबर 3, देखिए यहाँ पे क्या होता है, किसी बुक में केवल चैप्टर दे रखे हैं, यूनिट नहीं दे रखी है। अंदर जो यूनिट का डिस्क्रिप्शन है वो केवल इंडेक्स में दे रखा है बाहर, उसके अंदर आपकी केवल और केवल चैप्टर दिए हुए मिलेंगे, ठीक है। तो आपके पास कोई भी बुक हो, उस बुक में ये है यूनिट 3 लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, यूनिट नंबर 3। और चैप्टर की अगर बात करें तो प्रदीप वाली बुक के हिसाब से देखें तो उसमें एक यानी प्रदीप वाली बुक में यूनिट नंबर 3 का फर्स्ट चैप्टर है, ये यूनिट नंबर 3 का चैप्टर फर्स्ट है, ठीक है। और वैसे टोटल चैप्टर्स काउंट करके चले तो फर्स्ट यूनिट में प्रदीप वाली बुक में 3 चैप्टर हैं, सेकंड यूनिट में 4 चैप्टर हैं, तो 4 और 3 7, उसके हिसाब से ये हुआ 8th चैप्टर। कौन सा हुआ, 8th चैप्टर। और अगर एनसीईआरटी बुक किसी के पास है तो उसके हिसाब से पहली यूनिट में है 2 चैप्टर, दूसरी यूनिट में भी 2 चैप्टर, तीसरी यूनिट में 1 चैप्टर है। तो यानी सेकेंड यूनिट कंप्लीट होली, फर्स्ट कंप्लीट होली, तो उसके हिसाब से हुआ ये 5th चैप्टर। कौन सा चैप्टर, 5th चैप्टर, ठीक है। क्लियर है भाई। चैप्टर नंबर कोई भी हो, नाम ये है ना लॉज ऑफ मोशन। बुक में देखो जो भी आपकी बुक है सभी में अलग अलग नंबर मिलेगा चैप्टर का, तो हमें फॉलो करना चाहिए एनसीईआरटी को। इसलिए मैं आपको पहले भी बताया था आपको कि एनसीईआरटी बुक के हिसाब से चैप्टर 5th है, चैप्टर 5th है, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम रह जाए तो आप मेरे से डिस्कस ज़रूर करें। तो आइए इस चैप्टर में हम शुरू करते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और एक ऐसे तरीके से शुरू करते हैं कि आसपास में आपके अड़ोसी पड़ोसी कोई किसी स्कूल में पढ़ रहा हो, उसने भी लॉज ऑफ मोशन पढ़े होंगे, आप भी पढ़ोगे, उसका वीडियो और हमारा वीडियो, उसका टॉपिक वही लॉज ऑफ मोशन और वही फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उसका पढ़ना और फिर हमारा पढ़ना, ठीक है। यानी आपको मैं डिफरेंस बता देता हूँ। मैं हमेशा जो बच्चे जिनको मैं पढ़ाता आ रहा हूँ वो मेरे को पहले से ही जानते हैं। मैं एक ही बात कहता हूँ हमेशा कि अपना जो स्कूल है उस स्कूल में सबसे कम उम्र का ओल्ड पर्सन, यानी सबसे कम उम्र का बूढ़ा मैं ही हूँ। वो किस लिए है, वो इसीलिए हो रहा हूँ कि मेरे माइंड में हमेशा ऐसा चलता रहता है कि किसी भी फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को और अच्छे तरीके से कैसे क्लियर किया जा सकता है और कैसे इसको इजी बनाया जा सकता है। तो उसी वे में मैं काम करता रहता हूँ। तो थोड़ा सा मेंटली प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ऐसा लगता है कि मेरी एज शायद 40 के आसपास होगी, है ना। तो कोई बात नहीं, आप 40 मान लीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरा काम है केवल और केवल आपको फिजिक्स पढ़ाना, वहाँ पे फोकस कीजिए आप फिजिक्स के ऊपर। तो
देखें, हाँ एक चीज़ मैंने कहा है कि कंपेयर करके देख लेना। आज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि हर लॉज ऑफ मोशन को मैं इसी तरीके से, इसी वे में पढ़ाऊँगा। हर चैप्टर को 11th क्लास में जितने भी चैप्टर इसी वे में मैं आपको पढ़ाऊँगा। बस आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लीजिए, रेगुलरिटी बनाइए, फिजिक्स समझ में आएगी। इससे इजी सब्जेक्ट कुछ भी नहीं है अगर आप इंटरेस्ट लोगे तो, अगर आप रेगुलरिटी बनाओगे तो। बस आपका काम इंटरेस्ट बनाना नहीं है, आपका काम रेगुलरिटी मेंटेन करना है। आप अपने आप को रेगुलर कर दीजिए, इंटरेस्ट में अपने आप बना दूँगा। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सभी को पता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सभी पढ़ते आ रहे हैं, फिर क्या नया पढ़ें हम, क्यों पढ़ें बार बार उसी को। 9th क्लास में पढ़ा था, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक उसके ऊपर कोई बाहर से फोर्स ना लगे तब तक। बात सही है बिल्कुल, हाँ सही है, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ तो यही है। लेकिन आपके पास एक क्वेश्चन है, आपके पास एक क्वेश्चन है। एक गाड़ी थी वो चल रही थी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। कितनी से? 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। मैंने क्या किया कि वो गाड़ी थी ना ऐसे चलने लग रही थी, कितनी स्पीड से? 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग ली, अच्छी सी स्ट्रिंग ली या कोई लोहे का वायर ले लिया और वो आपको पकड़ा दिया। ठीक है, आपने उसको ऐसे पकड़ लिया ऐसे और उसको खींचने लग रहे हो, आपने फोर्स लगाया इस तरफ, तो क्या होगा? आप लगातार फोर्स लगाते जा रहे हो और आगे भी चलते जा रहे हो। डेफिनेटली अगर वो कार है या कोई भी गाड़ी है, ऐसे बच्चों वाला खिलौना मत ले लेना, अगर वो कोई भी गाड़ी है और उसके इंजन में इतनी तो पावर होती है कि आप उसके अंदर बैठ जाओ, चाहे उसको पीछे खींच लो, वो आपको 20 मीटर पर सेकंड से ही आगे लेके जाएगी। अब मेरे को ये बताइए, क्या आपने एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर नहीं लगाया ना? आपने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ये 20 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, 20 से ही चलती रही, तो जो लॉ ऑफ मोशन आपने पढ़ रखा था उसके अकॉर्डिंग तो रुक जानी थी। अब कई सोच रहे होंगे सर रुक जाएगी, जब एक्सेलरेटर के ऊपर से पैर हटा लेंगे थोड़ी देर बाद रुक जाएगी। कोई बात नहीं, आप एक्सेलरेटर से पैर हटा लोगे तो ये रुक जाएगी, मैं भी मानता हूँ। लेकिन जब एक्सेलरेटर के ऊपर पैर लगा रखा था, दबा रखा था, तब क्या हो रहा था? तब आपका फोर्स कहाँ जा रहा था? इट मीन्स जो फोर्स आप पीछे की तरफ लगा रहे थे, इतना एक्स्ट्रा फोर्स इंजन ने लगा लिया आपका अपोज करने के लिए। यानी जितना आपने पीछे फोर्स लगाया उतना एक्स्ट्रा वर्क कर दिया इंजन ने। इट मीन्स आपका जो फोर्स है, उतना फोर्स जितना आगे लग रहा था वो तो है ही है, लेकिन उतना और एक्स्ट्रा इंजन ने लगा दिया ताकि उसकी स्पीड मेंटेन रह सके, ऐसा होता है कि नहीं होता? ऐसा होता है या नहीं? एक बिल्कुल कॉमन सा एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, देखा भी होगा आपने कि जैसे जो गन्ने का जूस निकालते हैं ना, वो उसके अंदर गन्ना डालते हैं तो उसकी आवाज़ कुछ अलग सी होती है, और जैसे मतलब गन्ना डालने से पहले गन्ना डालते तो उसकी आवाज़ बदल जाती है। आप भी आजमा के देख लेना कि उसका कोई एक्सेलरेटर नहीं दबाओगे तो भी उसकी आवाज़ बदल जाएगी। यानी जिस स्पीड से वो चल रही थी मशीन, हाँ एक बार धीरे ज़रूर होगी, लेकिन लगातार उतना ही लोड लगा के रखोगे तो वो अपनी स्पीड को वापस मेंटेन कर लेती है, यानी वो इंजन एक्स्ट्रा वर्क उतना कर लेता है। ऐसे ही आपका किसी भी गाड़ी वगैरह में भी होता है। तो बात तो बिल्कुल सही है कि एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो वो रोक देगा, लेकिन वो नहीं रुकी। क्यों नहीं रुकी? क्योंकि इंजन ने एक्स्ट्रा वर्क कर दिया। इसका मतलब तो ये हो गया, कोई ऑब्जेक्ट अपने यूनिफॉर्म मोशन में तब भी रह सकती है जब उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया जाए। यस और नॉट? यस, रह सकती है। अब मैं कह रहा हूँ कि एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर 20 आदमियों ने बहुत अपना जितना फोर्स हो सकता था सारा फोर्स लगा दिया, लगा दिया। वो पहले रेस्ट में थी और अब भी रेस्ट में है। लेकिन लॉज ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता था? कोई चीज़ रेस्ट में है वो तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। पढ़ा है ना आपने? मैं कह रहा हूँ 20 आदमियों ने अपना पूरा जितना भी उनके वो फोर्स लगा सकते थे पूरा लगा लिया, लेकिन वो रेस्ट में ही रहा। वेयर देयर फोर्स इज गॉन,
कहाँ गया उनका फोर्स और कहाँ गया आपका फर्स्ट लॉ? क्यों नहीं वो मोशन में आया? क्योंकि फोर्स तो लगा ना, लगाया उन्होंने, फिर कहाँ गया? इट मीन्स जो अब तक लॉ ऑफ मोशन पढ़ते आ रहे थे वो केवल एक बुक का रटा हुआ हम पढ़ते आ रहे हैं कि एज इट इज़ इसको लिखो काम ख़त्म। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो केवल और केवल आपको एक आदत डाली जाती थी कि ऐसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं जो आपको छोटी क्लासेस में याद नहीं होती। तो अब लेकिन अब हम उसमें से कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलेंगे। तो देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि जितने 20 लोगों ने फोर्स लगाया ना, 20 लोगों ने जो फोर्स लगाया, वो ऑब्जेक्ट जिस फोर्स के कारण रेस्ट में था, जिस भी फोर्स के कारण उस ऑब्जेक्ट की वो स्टेट थी, वो फोर्स उन 20 लोगों ने जो फोर्स लगाया उससे ज़्यादा था, और उसने उनको क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। उनके फोर्स को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, और उसको नहीं हिलने दिया। सही बात है ना? हाँ, ऐसा ही हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको टास्क दिया गया कि एक पत्थर है और ये पत्थर यहाँ पे जैसे मिट्टी के अंदर दबा दिया गया है, और ऐसे ऐसे करके, और इसके ऊपर यहाँ पे कोई स्ट्रिंग बांध दी, आप इसको खींचो, है ना, टाई अप करने के बाद, एक स्ट्रिंग टाई करने के बाद आप इसको खींचो। आपने पूरा जोर लगा लिया, इधर खींचने के लिए पूरा फोर्स लगा लिया, लेकिन ये नहीं हिल रहा। कहाँ गया आपका फोर्स? एक्शन में फोर्स लगा दिया, लेकिन ये रेस्ट में था, रेस्ट में ही है। तो ये जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन थी ना, यहाँ पे खड़ा रहना, सीधा खड़ा रहना, ये जिस फोर्स की वजह से थी, उस फोर्स ने आपके फोर्स को बैलेंस कर दिया। और ऐसी कंडीशन में बोलते हैं फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम, यानी हमने जो फोर्स लगाया उसका अपोजिट फोर्स भी लग रहा है कहीं ना कहीं, उसने हमारे फोर्स को क्या कर दिया? बैलेंस कर दिया, इसलिए वो ऑब्जेक्ट नहीं हिला। तो यहाँ से कुछ यानी कॉन्सेप्ट ये बनता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में इक्विलिब्रियम का भी कोई ना कोई फंडा है, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट इक्विलिब्रियम का भी है। ठीक है, ठीक है। तो अब नोट कीजिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और फिर मेरे को बताइए कि बिल्कुल सही है या नहीं है। चाहे आप सर्च आउट करके देख लीजिए अगर किसी भी बुक में मिल जाए तो, और 1% भी अगर आप कोई गलती निकाल दो तो इसके अंदर, बाकी ऐसा हो जाए या ऐसा नहीं हो जाए, यानी कोई क्वेश्चन बचता ही नहीं है अगर आपने इस डेफिनेशन को सही तरीके से पढ़ लिया तो। नोट कीजिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इफ net force on the object, if net external force on the object is zero, on the object is zero, or number of forces acts on that object in equilibrium, number of forces acts on that object in equilibrium, then the object remains in its initial state of rest or of uniform motion। ये फिक्स है, यूनिफॉर्म मोशन ही लिखोगे, मोशन नहीं लिखोगे, रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। बताइए ये बात सही है कि नहीं? यानी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स, यानी एक ऑब्जेक्ट था वो आगे चलने लग रहा था, मेरे जैसे दो आदमी आए, एक ने उसको रोकने की कोशिश की, एक ने उसको वापस आगे चलाने की कोशिश की, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हम दोनों ने ही उसके ऊपर इतना फोर्स लगाया कि हमारा आपस में कैंसिल हो गया, तो नेट फोर्स क्या हुआ? जीरो। इट मीन्स नेट फोर्स का मतलब ये होता है कि ये सपोज आपके पास कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है ऐसे, और मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, और इस फोर्स के कारण अगर इसका सेंटर ऑफ मास यानी इसका सेंटर पॉइंट अपनी पोजिशन से डिस्प्लेस्ड नहीं हुआ तो नेट फोर्स इसके ऊपर जीरो था। नेट फोर्स इसके ऊपर कितना था? जीरो था। तो ये कंडीशन हो सकती है भाई। ऐसी कंडीशन कब हो सकती है? एक ऑब्जेक्ट इधर से फोर्स लगाए और एक लगाए इधर से, दोनों ऐसे फोर्स लगाए इसकी पोजीशन के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े, तो नेट फोर्स क्या हो गया? जीरो हो गया ना। नेट फोर्स क्या हो गया? जीरो। जैसे ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा था ऐसे फिक्स सरफेस पे, एक आदमी में फोर्स एफ इधर से लगाया, एक ने एफ इधर से लगाया, क्या हुआ? अगर देखा जाए तो इसका ये हुआ कि कुछ फोर्स इधर और कुछ फोर्स इधर, इतना ही अगर इधर था इतना इधर था, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो नेट फोर्स तो जीरो हो गया। नेट फोर्स क्या हो गया? जीरो हो गया। तो एक तो मैंने इसका यूज़ किया है वहाँ पे, दूसरा यूज़ किया है
कि कई बार ऐसा भी होता है बहुत सारे फोर्स लग जाएं लेकिन फिर भी उस ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज नहीं होती। इट मीन्स वो फोर्स किस में है, इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में यानी इतने ही आदमी उसको रोकना चाह रहे हैं, इतने ही उसको चलाना चाह रहे हैं और वो आपस में क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो आपके नीट के एग्ज़ाम होते हैं उसमें बनते हैं। किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट पहले मोशन में था और उसके ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस लग जाएं फिर भी वो मोशन में ही रहे, उसका मोशन यूनिफॉर्म था, अलोंग स्ट्रेट लाइन था, नंबर ऑफ फोर्सेस लगने के बाद भी वही रहा, देन व्हाट विल हैपन, या वो फोर्स कैसा था, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है या नहीं हो सकता। इस तरह के क्वेश्चंस नीट वाले एग्जाम में आते हैं, तो ये चीज़ आपकी बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अगर आपने ये स्टेटमेंट लिखी है तो इसके बाद नहीं बचती है। ये मत कह देना भाई न्यूटन स्टेटमेंट किसी की हम बदल नहीं सकते, हमने कुछ नहीं बदला है, केवल उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जो था वही है, केवल उसकी एक्सप्लेनेशन को समझने के लिए हमने थोड़ा सा उसके अंदर चेंजमेंट किया है। क्लियर हुआ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बाहर से लगने वाला फोर्स या तो जीरो हो या नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हो लेकिन वो किस में हो, इक्विलिब्रियम में, तो उस ऑब्जेक्ट की जो स्टेट इनिशियली थी यानी जो पहले थी वही रहेगी, चाहे वो रेस्ट में था तो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में था तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। ठीक है, कब तक रहेगा ये, जब तक रहेगा, कब तक रहेगा, कब तक रहेगा, जब तक रहेगा जब तक जीरो या इक्विलिब्रियम फोर्स लगते रहेंगे, जब तक उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो या इक्विलिब्रियम में रहेंगे तब तक रहेगा। तो ये ऐसा बताना जरूरी भी नहीं बनता, इस स्टेटमेंट में सब कुछ अपने आप क्लियर हो जाता है। क्लियर है, चलिए अब हम इसी टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पढ़ेंगे। तो आज थोड़ी सी आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि हम जो फोर्सेस के टाइप हैं, किस किस फॉर्म में आपको फोर्स नज़र आ सकता है, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसके ऊपर किस किस फॉर्म में आपका फोर्स लग सकता है, स्टैटिक ऑब्जेक्ट के ऊपर किस किस तरह का फोर्स लग सकता है, या मे भी वो मूविंग हो तो भी आप ये फोर्स है उसके ऊपर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो वो फोर्सेस कौन कौन से हो सकते हैं वो आज हम डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में। उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियोज़ होंगे, एक वीडियो और आपका केवल और केवल फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल का होगा, उसके बाद सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, फिर न्यूमेरिकल करेंगे, फिर थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, बस चैप्टर खत्म। ज़्यादा कुछ मैं एक्स्ट्रा नहीं करवाता कभी भी, मैं केवल इतना करवाता हूँ जिसमें से कोई भी कंपटीशन टेस्ट का कोई टाइप ना बचे, इस तरह से हम करके चलेंगे। तो देखिए, हाँ ये कई बच्चे सोच रहे होंगे हमें तो केवल 11th में पास, अरे पास तो सारे हो ही जाओगे, सभी को पता होता है, सभी को पता होता है पास तो क्या क्यों पढ़ रहे हैं हम 11th। बस बहुत से बच्चे, मतलब ज़्यादातर क्या होता है कि ज़्यादातर बच्चे चाहते हैं कि हम 12th करते एयरफोर्स नेवी में लग जाएँ। एयरफोर्स नेवी में लगने के लिए इसी तरह से हमें पढ़ना पड़ता है, तो क्यों ना अब ये एक साल जो है हमारी 11th क्लास की, इसको इसी तरह से हम पढ़ें कि किसी भी कंपटीशन टेस्ट को हम फाइट कर सकते हैं। अगर जितनी मेहनत हम 12th में करेंगे या 10th में करके आए उतनी 11th पे भी कर लें तो किसी भी तरह की कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। सारे टेस्ट आप केवल और केवल 12th पास करते, 12th के फाइनल एग्ज़ाम देते ही आप क्लियर कर दोगे, 100% श्योर है। हर सब्जेक्ट को इसी तरीके से आप पढ़ोगे तो देखिए शुरू करते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के ऊपर न्यूमेरिकल। तो इसलिए अब मैं पढ़ रहा हूँ फोर्सेस। क्या पढ़ रहा हूँ मैं? फोर्सेस। सबसे पहला जो फोर्स है ना, टाइप ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, सबसे पहला mg, सुना है नाम mg? mg 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 क्या होता है? मास ग्रेविटी, मास इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स। ये फोर्स कहाँ होता है? ऑलवेज, mg इज अ टाइप ऑफ फोर्स विच ऑलवेज, ऐसे ही लिखना है आपको जैसे मैं लिख रहा हूँ, पॉइंट फर्स्ट mg ऑलवेज, ऐसे लिख लेना, फोर्सेस। द स्टेटमेंट लिख ली, फिर लिखोगे फोर्सेस, उसके बाद लिखा पहला क्या है? mg ऑलवेज, ऑलवेज टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, ऑलवेज टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर की तरफ होता है हमेशा mg। तो जर्नली हम मान के चलते हैं कि हम जिस भी सरफेस के ऊपर खड़े हो, कैसा है आपका प्लेन है, लेकिन आप सभी को पता है कि हम सभी कैसे सरफेस के ऊपर खड़े हैं, कर्व्ड सरफेस पे। सभी ने देखा है ना, ग्लोब तो देखा होगा 10th 9th क्लास में, मैप वगैरह समझाने के लिए, जो भी है जिसके लिए भी वर्ल्ड का जो भी मैप वगैरह है या कुछ भी समझाने के लिए जिसको यूज़ करते हैं, ग्लोब आप सभी का देखा हुआ है। तो ग्लोब क्या है? पूरी वो अर्थ का स्ट्रक्चर है, छोटा सा शॉर्ट फॉर्म में
है ना, पूरी अर्थ है वो, तो आपने देखी वो तो सारी की सारी गोल है, उसके उस स्फेरिकल पार्ट के ऊपर ही, कर्व्ड पार्ट के ऊपर ही हम भी कहीं ना कहीं हैं। लेकिन क्या आप देख के जिस सरफेस पे आप रह रहे हो उसको देख के आप ये कह सकते हो कि हम कर्व्ड सरफेस के ऊपर खड़े? नहीं, क्यों नहीं कह सकते? क्यों नहीं कह सकते कि वो कर्व्ड सरफेस है, उसका रेडियस इतना ज़्यादा है कि हम जिस सरफेस के ऊपर खड़े हैं वो तो उसका इतना छोटा पार्ट है कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि पार्ट कर्व्ड है या प्लेन है, कर्व्ड है या प्लेन है। इसलिए ज़्यादातर हम क्या करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कहीं पे रखा हो, जैसे यहाँ पे रखा होता है ऐसे, वैसे रखा है कर्व्ड सरफेस की, बताया ना मैंने अभी, यानी वो सेकंड थर्ड क्लास में आप पढ़ते थे ना, चंदा मामा गोल, सूरज गोल, मम्मी ने रोटी बनाई वो भी गोल, यानी सारी दुनिया गोल मटोल। सही है, बिल्कुल सब कुछ गोल है, सब कुछ गोल है, हर चीज़ एक स्फीयर का पार्ट है, हर चीज़ एक स्फीयर का पार्ट है। हाँ, सुना भी होगा आपने, बहुत दूर से अगर किसी चीज़ को देखेंगे तो कैसी नज़र आती है? स्फेरिकल नज़र आती है। हेवनली ऑब्जेक्ट सारे स्फेरिकल क्यों नज़र आते हैं? ठीक है, ये चीज़। चलिए अब यहाँ पे देखिए, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस पे रखा होगा तो mg में कह रहा हूँ टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, तो हम क्या कर देते हैं, केवल नीचे की तरफ कर देते हैं mg। वैसे कोई बड़ा m लिखना ज़रूरी नहीं है, आप केवल mg लिखो, छोटा mg, ठीक है, स्मॉल mg, नीचे की तरफ लग रहा है ना mg। लेकिन क्या होता है, कई बार इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए वो क्या कर देता है कि ये तो है सेंटर ऑफ द अर्थ और कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है ना, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है, फिर वो पूछ लेता है mg कहाँ होगा। तो यहाँ पे कुछ सोचने वाली बात है, कुछ ना कुछ तो सोचने वाली बात है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है तो कुछ ना कुछ सोचने वाली बात है, और वो क्या है कि mg इज ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। तो mg किधर होगा? इधर होगा। अब नीचे मत कर देना, इसलिए मैंने लिखा है इज ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। क्लियर है? ये चीज़ क्लियर हुई? चलिए सेकंड फोर्स लिखिए, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन दूसरा जो टाइप है फोर्स का वो है आपका नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन को जर्नली n से रिप्रेजेंट करते हैं और कई जगह पे r से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, r से भी कर देते हैं और n से भी कर देते हैं। तो हम यहाँ पे n से रिप्रेजेंट करके चलेंगे नॉर्मल रिएक्शन को, तो इसलिए मैं केवल n ही लिख रहा हूँ, नॉर्मल रिएक्शन n। तो जहाँ पे भी किसी ऑब्जेक्ट का किसी सरफेस के साथ कॉन्टेक्ट बनेगा वहीं पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमें देखने को मिलता है, वहीं पे हमें ये देखने को मिलता है। देखिए, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, in contact, always perpendicular to the surface in contact, always perpendicular to the surface in contact। for example इस तरह से मेरे पास कोई एक शेप है, इस शेप के ऊपर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऐसे, तो इसके ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा वो ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर लगाएगा, ये ऑब्जेक्ट किसके ऊपर लगाएगा? इस स्लाइड सरफेस के ऊपर लगाएगा ना, इंक्लाइंड प्लेन जो है इसके ऊपर लगाएगा n1, ठीक है, ये भी इसके ऊपर लगाएगा। देखो सरफेस इन कॉन्टेक्ट कहाँ पे आ रहे हैं? यहीं पे आ रहे हैं ना, तो यहीं पे हमें नॉर्मल रिएक्शन फोर्स देखने को मिलेगा, ये भी इसके ऊपर लगाएगा। अगर ये रेस्ट में है तो ये दोनों फोर्सेज आपस में आपको क्या मिलेंगे? जितना ये इस पे लगाएगा इतना ये इसके ऊपर लगाएगा n, तो ये भी आपका क्या रहेगा? n1 रहेगा। और ये जो एंगल था ये आपका क्या रहेगा? 90 डिग्री। समझ गए ना? ये जो एंगल है ना ये या ये कितना रहेगा? 90 डिग्री रहेगा। यही हमने पढ़ा है कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जब भी दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में आएंगे तो जो कॉन्टैक्ट सरफेस रहेगा उसके हमेशा परपेंडिकुलर रहता है, उसके हमेशा क्या रहता है? परपेंडिकुलर रहता है। थर्ड देखिए, अभी हम इनका यूज़ करके देखेंगे, सभी का क्वेश्चंस भी करेंगे इनसे रिलेटेड। अगला है टेंशन। नेक्स्ट जो फोर्स है वो होता है टेंशन नाम का एक फोर्स होता है, ठीक है, जिसको हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल T से। कहाँ देखने को मिलेगा? स्ट्रिंग में और रोड में, ठीक है, और चेन में, है ना। कहीं पे भी आपको स्ट्रिंग दिख जाए, रोड दिख जाए या चेन दिख जाए तो आपको याद आ जाना चाहिए कि वहाँ पे टेंशन नाम का फोर्स ज़रूर होगा, टेंशन नाम का फोर्स
जरूर हो गया। ठीक है, तो देखिए अब मैं एक छोटा सा आपके पास में एक एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट मैंने ऐसे लटका दिया जिसके अंदर मास m था। ठीक है, आपके घर में भी कोई चीज़ ऐसे लटका देते हो, आपने एक स्ट्रिंग लिया, उस स्ट्रिंग के 1 kg का जो कोई भी ऑब्जेक्ट था वो उसके लटका दिया और उसको हैंग कर दिया किसी रिजिड स्पॉट के, है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट के लटका दिया ऊपर। ठीक है, ऐसे करके, यानी कोई दीवार वगैरह थी या कोई और फिक्स ऑब्जेक्ट था, कोई रोड वगैरह थी दीवार के अंदर, उसके ऊपर उसको टाई कर दिया स्ट्रिंग के हेल्प से, तो उसको फ्री छोड़ देते हैं। अब मैंने क्या किया, उसको जैसे ही मैंने उस ऑब्जेक्ट को फ्री छोड़ा तो मैं देखूंगा क्या ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर गया, छोड़ते ही गिर गया। भाई गिर गया तो फिर मैं कुछ कह नहीं सकता कि टेंशन था या नहीं था। लेकिन अगर ये नहीं गिरा, सपोज कीजिए कि ये नहीं गिरा, अगर नहीं गिरा तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पे नीचे की तरफ जो फोर्स है अर्थ के सेंटर की तरफ वो mg है, तो ऊपर की तरफ भी कोई ना कोई फोर्स है, ऊपर की तरफ भी कोई ना कोई फोर्स है। और वो कौन सा फोर्स है? टेंशन है। भाई उसी ने तो इसको रोक लिया, अदरवाइज ये गिर जाता। अगर नहीं गिरा तो ऊपर कोई ना कोई फोर्स, और वो क्या होता है? टेंशन फोर्स होता है। ठीक है, नोट कीजिए, T इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द सेंटर point and T is same if the string is same। यानी अगर कोई एक ऑब्जेक्ट जैसे ऐसे है इधर और एक इधर है, ये इधर जाने लग रहा है और इसको कोई इधर खींचने लग रहा है, ये दोनों आपस में एक स्ट्रिंग से जोड़ रखे हैं, तो इस ऑब्जेक्ट के लिए इसके सेंटर से अवे इधर पॉइंट हो गया, इसके सेंटर से इधर पॉइंट हो गया, तो इसके लिए अगर T1 है तो इसके लिए भी आपका T1 रहेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में स्ट्रिंग सेम है। अगर स्ट्रिंग नहीं बदली तो टेंशन भी नहीं बदलेगा, टेंशन फोर्स भी आपका क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, ऑलवेज अवे फ्रॉम क्या होता है? ऑलवेज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक और मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ छोटा सा। देखिए कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट भी होते हैं जो आपको जर्नली देखने को मिलते हैं। ऐसे है ना, कोई ऑब्जेक्ट इनिशियली ऐसे लटक रहा था, ठीक है, एक बच्चा आया और उसने इसको ऐसे पकड़ के स्ट्रिंग को इसके ऊपर बंधी हुई थी उसको खींच लिया, ऐसे खींच लिया, तो खींचने के बाद जो पोजीशन बनी वो कुछ ऐसी बन गई, खींचने के बाद जो पोजीशन बनी वो कुछ ऐसी बन गई, जो पोजीशन बनी वो कुछ ऐसी बन गई, ऐसे खींच के, और या उस बच्चे ने इसको खींच लिया ना, इस बच्चे ने इसको ऐसे पकड़ रखा है ना, ऐसे पकड़ के वो खड़ा हो गया, इसको ये कंडीशन बन गई। तो अब देखिए टेंशन फोर्स आपको निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे टेंशन फोर्स होगा तो यहाँ पे दो स्ट्रिंग आपको दिख रही है ना, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, यहाँ से O पॉइंट से लेके और यहाँ m तक स्ट्रिंग अलग है और आगे की स्ट्रिंग बदल गई। आगे की स्ट्रिंग क्या होगी? है बदल गई। केवल ये डायग्राम बना लीजिए, आगे की स्ट्रिंग बदल गई, इट मीन्स यहाँ पे टेंशन फोर्स बदल गया है। तो ऑब्जेक्ट है आपका ये मास, तो इससे अवे फ्रॉम ये मान लिया T2 है, तो इससे अवे फ्रॉम इधर क्या रहेगी? T1 रहेगी। तो दोनों में टेंशन अलग अलग रहेगी, दोनों में टेंशन अलग अलग रहेगी। क्लियर है? अब ये जो टेंशन फोर्स है, अगर मैं इसके लिए देखूँ ना, इस सर ऊपर वाला जो फिक्स सरफेस है इसके लिए भी इधर रहेगी। अगर ये धागा नहीं टूटा है तो दोनों तरफ बराबर है, अदरवाइज ये टूट जाता, तो इससे भी आपका क्या है? ये T2 ही है। तो ऐसे करके हम दिखा सकते हैं यहाँ पे टेंशन फोर्स को। क्लियर है? तो एक छोटा सा क्वेश्चन है आपका, जो आपके लिए टास्क में देख के चल रहा हूँ, यहीं पे एक टास्क छोटी सी आपके लिए देख के चल रहा हूँ मैं। बहुत ही इजी सा एग्जाम्पल है, और गलती से ये भी ऐसा क्वेश्चन भी PMT में आ गया था। ऐसे भी PMT में आ जाते हैं, ऐसे भी PMT में आ जाते हैं। ये कोई भी दीवार थी इधर, और ये एक इंक्लाइंड प्लेन था, और एक ऑब्जेक्ट जो था वो यहाँ पे, एक ऑब्जेक्ट था स्फेरिकल, वो यहाँ पे अटका हुआ था, यानी बॉल थी वो यहाँ पे अटकी हुई थी। ऐसे डायग्राम बना लीजिए, ऐसे डायग्राम बना लीजिए, और टेल अबाउट द या शो द ऑल फोर्सेस एक्ट ऑन दिस बॉल। इस बॉल के ऊपर लगने वाले सारे फोर्स शो कर दीजिए। इस बॉल पे कहाँ कहाँ पे फोर्स लग रहा है और कौन सा लग रहा है, सारे शो करने हैं। शो द
फोर्सेस ऑन दिस बॉल। सभी के टास्क मेरे पास आने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चों के टास्क मेरे पास नहीं आए, नहीं तो फिर मैं भी बुक के हिसाब से पढ़ाने लग जाऊँ। जो बुक में लिखा है उसके अलावा कुछ नहीं बताऊँगा, जो बुक में है वही केवल वो पढ़ाऊँगा मैं, ठीक है ना। तो टास्क मेरे पास आने चाहिए ताकि मेरे को ये लगे बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो मैं भी कोशिश करूँगा कि आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इससे रिलेटेड जो आपकी बुक में जिनका नाम भी नहीं लिया जाता और वही चीज़ें कॉन्सेप्ट को क्लियर करती हैं उनको मैं डिस्कस करूँगा और आपका इंटरेस्ट भी बनेगा अगर आप मेरे पास टास्क सेंड करोगे। अगर कोई भी बच्चा टास्क वगैरह सेंड नहीं करता है तो मैं भी नॉर्मली सिलेबस की तरफ चल पड़ूंगा कि सिलेबस पूरा करवाना है बस, ठीक है ना। तो ऐसा होना नहीं चाहिए कि कोई टास्क सेंड ना करे, सभी को टास्क सेंड करने। कई बार क्या होता है कि आप जो बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में तो सर वो एक कहानी सुनाते हैं ना, आगे पूरे गांव में से जो दूध है वो इकट्ठा करना था, एक कढ़ाई हलवाई ने लगा रखी थी, तो सभी अपने अपने घर से एक गिलास दूध डाल लेंगे। तो एक ने ये सोच लिया कि सभी दूध डाल रहे हैं, मैं पानी डाल देता हूँ, किसको पता चलता है, और उसने वो गिलास पानी का डाल दिया। तो ऐसे ही सभी ने सोच लिया। थोड़ी देर बाद उस कढ़ाई को जब देखा गया तो उसमें पानी ही पानी था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कई बच्चे ये सोचें कि सारे तो टास्क भेज रहे हैं, मैं क्या भेजूँगा, रहने देता हूँ, कोई बात नहीं, क्या पता चलेगा, क्या क्यों ना भेजूँ। फिर धीरे धीरे करके सभी ने ये सोच लिया और कोई भी ना भेजे। ऐसा भी हो जाता है कई बार हुआ भी है ऐसा। तो इसलिए सभी बच्चे, चाहे वो गलत हो सही हो, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करता, किसी ने गलत बताया किसी ने सही बताया। अगर आपने गलती की है तो मैं आपकी वो गलती क्लियर करूँगा कि यहाँ पे ये ऐसा होगा, यहाँ पे ये ऐसा होगा, ठीक है, ताकि आपकी वो चीज़ क्लियर हो जाए। और अगर आप नहीं बताओगे तो फिर मैं सोचूंगा आ गया होगा, सभी को किसी ने कुछ पूछा ही नहीं इसलिए नहीं बताया, ठीक है। और मैं सीधा आगे चला जाऊँगा तब जब किसी का भी टास्क नहीं आया। अदरवाइज टास्क आएगा तो प्रॉब्लम पक्का आएगी किसी न किसी को। ऐसा तो है नहीं सारे बिल्कुल सही करेंगे। फिर मैं इसको डिस्कस करूँगा तो कुछ और कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल के आएंगे। चलिए नेक्स्ट है FBD ना, या नेक्स्ट वीडियो में करें, वीडियो की लेंथ हाफ आवर की हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपको FBD फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सिखाएंगे और उसके बाद बहुत अच्छे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि कल जो वीडियो आपका रहेगा यानी मंडे को जो आप वीडियो देखोगे उस वीडियो में जो क्वेश्चन रहेंगे उन क्वेश्चन में से मैं ज़्यादा से ज़्यादा बस 3 ही टाइप उस वीडियो में कवर करूँगा। उस 3 टाइप में से एक टाइप का एक क्वेश्चन हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, चाहे वो आपका फॉर जॉब हो यानी एयरफोर्स हो, नेवी हो, NDA हो, चाहे वो आपका IIT हो, चाहे वो JEE मेंस हो और चाहे वो नीट हो, उन 3 टाइप में से एक टाइप का किसी भी एक टाइप का एक क्वेश्चन 100% श्योर एंड सर्टेन आएगा ही आएगा। तो आप यहाँ तक अगर किसी का पीछे का कोई वीडियो रह गया हो तो प्लीज़ आप सभी वॉच कर लीजिए। बीच में संडे आ गया है, आज आप देख रहे हो सैटरडे को इसको, कल संडे है और उसके बाद मंडे को जब मैं आऊँ तो तीनों वीडियो बहुत अच्छे से आपके क्लियर होने चाहिए और फेयर नोटबुक में अच्छे से मेंटेन होने चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक्स।